हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है जिसमें हम संदीप गर्ग चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सेक्शन 4.3 इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को स्टडी किया था। मेरे अब तक के सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फर्स्ट फेज को रिप्रेजेंट करता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दूसरा फेज होता है इनकम फेज, जहां पे फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले जो उन्होंने पहले फेज में दी होती हैं। ये फैक्टर इनकम्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में होती हैं। इनकम मेथड में हम एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री के सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई यही सभी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करते हैं। ये फैक्टर इनकम वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी कमा सकते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी कमा सकते हैं। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। अगेन आपको ये ऑल्टरनेट नेम भी पता होने चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में इन नामों से क्वेश्चन पूछा जाए। मेरी पर्सनल ओपिनियन में इनकम मेथड तीनों मेथड्स में से सबसे आसान मेथड होता है। हम चैप्टर 1 से ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम्स को पढ़ते आ रहे हैं। इनकम मेथड में हम बेसिकली इन्हीं फैक्टर इनकम्स का सम टोटल करते हैं। अब हम जानते हैं कि फैक्टर इनकम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इस सेक्शन में हम इन 4 कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इनके अलावा एक और कंपोनेंट जो कि मिक्स्ड इनकम है उसे भी समझेंगे। अब जैसा कि हमने वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप में सीखा था कि पहले हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकालते हैं। इस तरह इनकम मेथड में भी हम पहले डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। अब डोमेस्टिक इनकम उन सभी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होती हैं जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये इनकम कोई नॉर्मल रेजिडेंट भी कमा सकता है और कोई नॉन रेजिडेंट भी। ये डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने सभी कंट्रीज के लिए कॉमन रखी है ताकि सेम सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स हर एक कंट्री में फॉलो हो। इससे हम डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल इनकम को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी कंट्रीज एक पर्टिकुलर तरीके से ही अपनी अपनी नेशनल इनकम्स को कैलकुलेट करती हैं। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम फैक्टर इनकम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी, जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं। नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी। नंबर 3 इंटरेस्ट। नंबर 4 प्रॉफिट और फाइनली मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आइए इन पांचों कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम का सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसे हम वेजेस एंड सैलरी भी कहते हैं, पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कंसेप्ट वेजेस एंड सैलरी की डेफिनेशन से थोड़ा ज्यादा वाइड होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेफर टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले देता है, जो यहां पे लेबर होगी, तो उसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। अब ये कॉम्पनसेशन पैसों में भी हो सकता है और कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स में भी हो सकता है। ये कॉम्पनसेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहला सब पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज, जो एक एम्प्लॉय को पैसों के रूप में मिलती है। अब भले ही वो कैश हो या फिर चेक पेमेंट हो
या फिर सीधा अकाउंट ट्रांसफर हो। Wages and salaries in cash includes all monetary benefits like wages, salaries, bonus, DNS allowances, commissions, etc. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है। अब इसके बदले उसे कंपनी से सैलरी मिलती है। अब अगर तो वो व्यक्ति रेगुलर वर्कर है तो उसे रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलेगी, और अगर वो व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है तो फिर उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब हो सकता है इस बेसिक सैलरी के साथ उसे साल में 1 या 2 बारी फेस्टिवल्स के आसपास कुछ बोनस भी मिले, और अगर वो व्यक्ति कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में है तो हो सकता है उसे डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी मिले, जहां पे उसकी सैलरी इन्फ्लेशन से लिंक्ड होती है। और अगर वो व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो हो सकता है उसे अपनी बेसिक सैलरी के अलावा अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करने के बदले कमीशन या इंसेंटिव भी मिले। इसके अलावा एक एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस इत्यादि भी मिलते हैं। इन सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉय को पैसों में यानी कि मनी में मिलते हैं और जो उसकी सैलरी स्लिप में मेंशन भी होते हैं, उन्हें हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कहते हैं। अब यहां हमें कुछ पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कंपनी अपने एम्प्लॉय पे करती है पर जो उस कंपनी की बिजनेस की एक्सपेंशन में हुआ होता है, उसे हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी अपने सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को उसके बिजनेस ट्रिप के लिए होटल और ट्रैवल का किराया देती है तो फिर ये उसकी वेजेस एंड सैलरी का पार्ट नहीं होगा। ये उस कंपनी के बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे जो कि उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एम्प्लॉय बिजनेस टूर पे जाता है और वहां पे वो कुछ अपनी जेब से खर्चा करता है, जिसे उसकी कंपनी उसको बाद में रीइंबर्स कर देती है। तो ये भी हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा नहीं मानेंगे, बल्कि ये इस कंपनी के बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे जिसे हम उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का दूसरा सब पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स like rent-free home, free car, free medical and educational facilities, etc. An imputed value of these benefits should be included in national income. इसमें हम वो सब बेनिफिट्स इंक्लूड करते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉन कैश के रूप में देता है। फॉर एग्जाम्पल, कई कंपनीज अपने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज को रहने के लिए मकान देती हैं, जिसके बदले वो उनसे कोई रेंट नहीं लेती हैं। अब कई गवर्नमेंट और कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने एम्प्लॉयज को आने जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने टॉप ऑफिसर्स को फ्री कार्स भी प्रोवाइड करते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। कई फैक्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को अपने फैक्ट्री की कैंटीन में फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लंच और डिनर भी प्रोवाइड करती हैं। अब कई बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोन्स पे जो कंपनी इंटरेस्ट माफ करती है उसे हम यहां पे कंसिडर करते हैं। एम्प्लॉयज को सिर्फ लिया गया लोन ही वापस चुकाना होता है। अब रेलवेज जैसी सरकारी डिपार्टमेंट्स अपने एम्प्लॉयज को फ्री रेल टिकट्स प्रोवाइड करते हैं। समय समय पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने स्टाफ को फ्री फॉरेन ट्रिप्स या फिर फ्री मूवी टिकट्स जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। ये सब वेजेस एंड सैलरीज का वो हिस्सा होते हैं जिन्हें हम पर्क्स कहते हैं, जो पैसों में मिली सैलरी के अलावा होते हैं। इन्हें भी हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा मानेंगे
और इनकी इम्प्यूटेड यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू को डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इंक्लूड करेंगे। ऐसी फैसिलिटीज एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। अब यहां पर भी एक बात ध्यान देने की है कि ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो काम के लिए जरूरी है और उसे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो फिर वो उसकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। उसे हम इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंस यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई फैक्ट्रीज होती हैं जैसे कि मारुति सुजुकी या फिर हीरो मोटोकॉर्प जैसी, जहां पे वर्कर्स को यूनिफॉर्म डालना कंपलसरी होता है। इसी तरह होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स में भी वहां के एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। यह उनके काम का एक हिस्सा होता है। अब यहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है वो उसके कॉम्पनसेशन इन काइंड का हिस्सा नहीं होगा, वो इस कंपनी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाएगा। आई होप आपको यह वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का तीसरा सब पार्ट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। It includes contributions made by employer for the social security of employees. For example, contribution to provident fund, gratuity, labor welfare funds, etc. The aim of such contributions is to ensure safety and security of life of the employees. अब पहले तो आप यहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब समझिए। अब एक एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट तक जॉब करता है जिसके बदले उसे सैलरी मिलती है, पर जब वो 60 इयर्स प्लस का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। अब उसके पास कोई एक्टिव जॉब नहीं होती है जिससे वो अपनी जिंदगी को चला सके, और ना ही अब वो फिजिकली और मेंटली इतना एक्टिव होता है कि कोई नई जॉब कर सके। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई हुई हैं जो एम्प्लॉयज के पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को एड्रेस करती हैं। अब इनमें से कुछ स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं, ऑप्शनल होती हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर सकता है। और कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंपलसरी होता है। हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के थर्ड पॉइंट में इन कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कंसिडर करते हैं। अब जितनी भी कंपनीज जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं वो फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज मानी जाती हैं, जिन्हें अपने एम्प्लॉयज को बाय लॉ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि देनी होती हैं। ऐसे स्कीम्स में एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है और एक हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है। अब वो हिस्सा जो एक एम्प्लॉयर देगा उसे हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं, और वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होता है। अब यहां भी कुछ पॉइंट्स ध्यान देने के हैं। इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा माना जाता है और उसे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। एम्प्लॉयज जो इन स्कीम्स में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं उसे हम इसका हिस्सा नहीं मानते हैं। अब उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा कमाई गई सैलरी में से माइनस होता है, और उसकी सैलरी को हम ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पहले पॉइंट यानी कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश में इंक्लूड कर चुके होते हैं। उसे अलग से इंक्लूड करने से उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी, जिससे नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एम्प्लॉय 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है
और इस 50,000 रुपये में से हर महीने 2,000 रुपये उसके प्रोविडेंट फंड के कटते हैं। अब हम इस 50,000 रुपये को ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरी इन कैश में इंक्लूड कर चुके होते हैं। इन पैसों को वो एम्प्लॉय कहाँ कहाँ स्पेंड करता है उसे हम अलग से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कंसिडर नहीं करेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है वो ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस कराई होती है तो उस पे उसके द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया प्रीमियम या फिर उस इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ कॉम्पनसेशन को भी हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा नहीं मानेंगे। इसकी वजह यह है कि ये इंश्योरेंस कंपनी इस वर्कर का एम्प्लॉयर नहीं है। इसी तरह एक एम्प्लॉय जो इंश्योरेंस का प्रीमियम देता है अपनी जेब से, वो भी अलग से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो ये प्रीमियम अपनी सैलरी में से ही देगा जो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होती है। इसे हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का प्रीमियम उसका एम्प्लॉयर देता है तो फिर ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के सब पार्ट 3 में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि फिर ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ हिज एम्प्लॉयज। हम सब पार्ट 3 को कुछ यूं समराइज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो वो अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में करता है उसे ही हम इस पॉइंट में कंसिडर करते हैं। अब यहां पे हमें रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। रिटायरमेंट पेंशन एक किस्म की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है। ये वो सैलरी होती है जो एक एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ये एम्प्लॉय के वेतन से हर महीने कटता है, जिसे उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के पास जमा करवाता है, और जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसे ये इतने सालों का कलेक्टेड पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है ताकि उसकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ मजे से कट सके। इसीलिए हम इसको एक फैक्टर इनकम मानते हैं और ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का हिस्सा होता है। इसके उलट ओल्ड एज पेंशन एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट होती है जो सरकार उन लोगों को देती है जो अब काम करने की उम्र पार कर चुके होते हैं। क्योंकि ये एक यूनिलैटरल पेमेंट होती है जिसके बदले इसके रिसीवर को कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना होता है, इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंप्लीट होता है। इसको यहां पर हम समराइज कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेसिकली वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को उसके काम के बदले मिलते हैं। इसमें उसके द्वारा कमाया गया वेतन और वो सभी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट शामिल होते हैं जिन्हें उसका एम्प्लॉयर उसे उसके काम के बदले देता है। आइए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम एक एक्चुअल सैलरी स्लिप के एग्जाम्पल से समराइज करते हैं, जिससे आपको इस कंसेप्ट में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये एक एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी स्लिप है। फॉर प्राइवेसी से एक एम्प्लॉय और कंपनी के नाम को हमने यहां पे इरेज कर दिया है। अब यहां आप देखें, जो ये बेसिक सैलरी प्लस जितने भी अलाउंसेस हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस या फिर हाउस रेंट अलाउंस, इसे हम इस एम्प्लॉय की वेजेस एंड सैलरी इन कैश कहेंगे। इसके अलावा जो यहां पे डिडक्शन साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का फिगर है, ये इस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ये पैसे उसे अपनी रिटायरमेंट के बाद विद इंटरेस्ट मिलेंगे। अब क्योंकि ये इस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम इसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पॉइंट नंबर 3 में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जितना इस एम्प्लॉय ने अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर भी उस एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में करेगा। अब यहां भी इस एम्प्लॉय का मालिक
इस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 4800 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करेगा। इस कंट्रीब्यूशन को हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पॉइंट नंबर 3 में इंक्लूड करेंगे, जो इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पॉइंट नंबर 2 है, जो कि नॉन कैश बेनिफिट से रिलेटेड है, वो भी इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पर उन्हें भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इसीलिए इन नॉन कैश बेनिफिट्स की इंप्यूटेड वैल्यू को भी हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का दूसरा कंपोनेंट होता है रेंट और रॉयल्टी। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यानी कि रेंट लैंड और बिल्डिंग्स की ओनरशिप के बदले उनके ओनर्स को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कोई जमीन का टुकड़ा या फिर कोई बिल्डिंग उसके मालिक से किराए पे लेता है, तो उसके बदले वो इसके मालिक को जो फैक्टर पेमेंट करेगा उसे हम रेंट कहते हैं। यहां एक बात ध्यान देने की है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट दोनों को ही शामिल करते हैं। अब एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जो किराएदार मकान मालिक या जमीन के मालिक को देता है। इंप्यूटेड रेंट बेसिकली उस लैंड पे या बिल्डिंग पे कैलकुलेट होता है जो खुद की ओन्ड होती है। ये पॉइंट हमने वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस में भी पढ़ा था कि जिस तरह एक किराए की जगह उसके ऑक्यूपेंट को हाउसिंग सर्विसेज देती है, उसी तरह एक खुद का ओन्ड मकान या लैंड भी अपने मालिक को वो सभी सर्विसेज देता है। इसीलिए हम ऐसी प्रॉपर्टीज का इंप्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट कैलकुलेट करते हैं उस एरिया के मार्केट रेंट के हिसाब से, और उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब जिस तरह रेंट धरती के ऊपर के हिस्से के यूज के लिए लिया और दिया जाता है, उसी तरह रॉयल्टी धरती के अंदर जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कोल, आयरन और गोल्ड इत्यादि होते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए उसके मालिक को दी जाती है। रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। अब रॉयल्टी की इस डेफिनेशन में आप दो पॉइंट्स को समझें। पहला पॉइंट है कि ये सब सॉइल एसेट्स क्या होते हैं। अब धरती के सरफेस के नीचे जो मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जैसे कोयला, आयरन और गोल्ड इत्यादि, या फिर ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो रिजर्व्स होते हैं, उन्हें हम सब सॉइल एसेट्स कहते हैं। सब सॉइल का मतलब हुआ धरती की सॉइल के नीचे। इस डेफिनेशन का जो दूसरा पॉइंट हमें समझना है वो है लीजिंग राइट्स ऑफ दी सब सॉइल एसेट्स। अब धरती का वो हिस्सा जिसके सरफेस के नीचे ये नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, उनके लैंड ओनर्स रॉयल्टी बेसिस पे इन रिसोर्सेस की एक्सट्रैक्शन का ठेका कंपनीज को देते हैं। इसे हम लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोयला की एक्सट्रैक्शन की कंपनी किसी कोयले की माइंस के मालिक से 10 सालों की लीज पे वो कोयले की माइन लेती है और अगले 10 सालों तक उस माइन में से कोयला निकालती है और उसे आगे बेचती है। इसके बदले वो इस कोयले की माइन के ओनर को जो कॉम्पनसेशन देती है, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। अब क्योंकि ये भी लैंड के यूज के बदले का कॉम्पनसेशन होता है, इसीलिए हम इसको भी फैक्टर इनकम कहते हैं और डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब यहां पे रॉयल्टी का एक और मतलब है जो संदीप गर्ग में नहीं दिया गया है। अब अगर कोई आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है
और उसको पेटेंट कराता है और फिर वो किसी कंपनी को उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली यूज करने की परमिशन देता है, तो उसके बदले उस आविष्कारक को रॉयल्टी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, याप हार्टसन ने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 2003 में पेटेंट कराई थी और फिर उसको एरिक्सन कंपनी को कमर्शियल यूज करने के लिए दी थी, जिसके बदले उन्हें पैसों के रूप में रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह चेतन भगत जैसे राइटर्स अपने द्वारा लिखी किताबों के कॉपीराइट्स पब्लिशिंग हाउसेस को देते हैं, जो उन्हें प्रिंट करती है और उन्हें मार्केट में बेचती है। अब इसके बदले इन ऑथर्स को जो कॉम्पनसेशन मिलता है, उसे भी हम इनके द्वारा कमाई गई रॉयल्टी कहते हैं। अब क्योंकि ये सब भी प्रोडक्टिव सर्विसेज होती हैं, इसीलिए इनके बदले में मिली कॉम्पनसेशन को भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कभी कभी रेंट और रॉयल्टी के अलग अलग फिगर्स दिए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि इन दोनों फिगर्स को कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। चलिए अब हम अगली फैक्टर इनकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। अब हम जानते हैं कि कैपिटल गुड्स जैसे कि टूल्स, मशीनरी इत्यादि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसके यूज से प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और इनकम दोनों में ही इंक्रीमेंट होता है। अब कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए प्रोड्यूसर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार पे लेता है, जिसके बदले वो इस मनी लेंडर को उस पे इंटरेस्ट देता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और इंप्यूटेड इंटरेस्ट एक्रूड दोनों को शामिल करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें एक प्रोड्यूसर को कुछ कैपिटल गुड्स खरीदने हैं, जिसके लिए उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है, पर उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए ही हैं, तो वो बैंक से बाकी 5 लाख रुपए का लोन लेता है। अब इन 5 लाख रुपए पे वो जो इस बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, वो इस बैंक की फैक्टर इनकम होगी और नेशनल इनकम का हिस्सा होगी। ये एक्चुअल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब जो 5 लाख रुपए इस प्रोड्यूसर ने अपने खुद के इन्वेस्ट किए हैं, उस पे भी हम मार्केट रेट के हिसाब से इंप्यूटेड यानी कि एस्टिमेटेड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और उसको भी नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। यहां हम ये अज्यूम करते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने ये इंटरेस्ट अपने आप को दिया है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम सिर्फ उसी फैक्टर इनकम को इंटरेस्ट कहते हैं जो प्रोडक्टिव लोन के बदले दिया गया हो। प्रोडक्टिव लोन का मतलब है जिस लोन के पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। अब इस बात को ध्यान से समझें। ऐसा लोन जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लिया जाता है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर लेता है। यानी कि जब कोई फर्म बैंक या कहीं और से कोई लोन लेती है, तो उस पे दिया गया इंटरेस्ट नेशनल इनकम में शामिल होता है, क्योंकि वो फर्म इस लोन को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगी। वो इससे कैपिटल गुड्स की परचेज करेगी, जिससे एक इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्रीमेंट होगा और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन गुड की परचेज ही करता है। अब बाय डेफिनेशन ये कंजम्पशन गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन में यूज होते हैं, यानी कि इन गुड्स से कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए इन गुड्स को लेने के लिए अगर कोई कंज्यूमर कोई लोन लेता है, जैसे कि कोई पर्सनल लोन लेता है या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जैसे कि कार, एसी, फ्रिज या मोबाइल फोन को खरीदने के लिए कोई लोन लेता है, तो उसे हम उसकी कंजम्पशन के लिए लिया गया लोन कहेंगे। और ऐसे लोन्स पे जो ये कंज्यूमर इंटरेस्ट देगा, उसे हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे।
अब अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले वीडियो में बताया था कि कंज्यूमर हाउसहोल्ड सिर्फ और सिर्फ नए घर की परचेज या कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च करता है उसे ही हम उसकी कैपिटल फॉर्मेशन मानते हैं। अब अगर कंज्यूमर ने इस पर्पस के लिए होम लोन लिया होगा तो फिर हम उसे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया लोन मानेंगे, क्योंकि इससे एक इकोनॉमी में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अब इन लोन्स पे दिया गया इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट इनकम कंसिडर करेंगे और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। हमने जो अब तक इंटरेस्ट में पढ़ा है, आइए उसे यहाँ पे समराइज करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर बाय डिफॉल्ट सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही बैंक या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, इसीलिए वो जो इंटरेस्ट बैंक को देता है उसे हम इंटरेस्ट इनकम का हिस्सा मानेंगे और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट को समझें। हो सकता है एक प्रोड्यूसर किसी दूसरे प्रोड्यूसर से लोन लेता है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। अब इस केस में वो जो इंटरेस्ट दूसरे प्रोड्यूसर को देगा उसे हम इंटरेस्ट इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों है उसे समझिए। अब जो लेंडर फर्म होगी वो देनदार फर्म को इंटरेस्ट अपने कमाए गए प्रॉफिट में से देती है। अब क्योंकि प्रॉफिट को हम ऑलरेडी फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं, इसीलिए उसमें से दिए गए इंटरेस्ट को हम अलग से कंसिडर नहीं करेंगे। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कंपनी ए ने कंपनी बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया जिसका एनुअल इंटरेस्ट हुआ 50,000 रुपए। अब ये इंटरेस्ट कंपनी ए अपने द्वारा कमाए गए प्रॉफिट में से देगी। अब जब कंपनी ए इस इंटरेस्ट को कंपनी बी को देगी तो कंपनी ए का प्रॉफिट उतने वैल्यू से कम हो जाएगा और कंपनी बी का प्रॉफिट उतने वैल्यू से बढ़ जाएगा, पर ओवरऑल प्रोड्यूसर सेक्टर का प्रॉफिट उतने का उतना ही रहेगा, जिससे ओवरऑल नेशनल इनकम के फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ये इंट्रा सेक्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरा, हमने ये समझा है कि सिर्फ नए घर की कंस्ट्रक्शन या परचेज पे लिया होम लोन पे दिया गया इंटरेस्ट ही हाउस होल्ड सेक्टर का प्रोडक्टिव सर्विस के लिए लोन और उस पे दिया इंटरेस्ट माना जाता है, जिसे हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। बाकी सभी लोन्स जो हाउस होल्ड सेक्टर लेता है उसे हम उसकी कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया लोन मानते हैं और उस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कंज्यूमर हाउसहोल्ड ये लोन किसी बैंक से ले रहा है या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर हाउसहोल्ड से ले रहा है। अब जिस तरह प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउसहोल्ड सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह बैंक भी दूसरे सेक्टर से लोन लेते हैं। अब जब आप और हम किसी बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, जिन्हें हम एफडीज या आरडीज कहते हैं, या जब हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो हमारे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है, पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोन है। अब बैंक जो ऐसे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देता है उसे भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ऐसा इसीलिए कि बैंक आगे ये पैसा किसी फर्म को प्रोडक्टिव सर्विस के लिए देगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब हमने यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा लिया गया लोन और उस पे दिया इंटरेस्ट को समझा है। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी लोन लेती है। अब जब कभी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज यानी कि उसकी कमाई उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों से कम हो जाए, जैसे कि आजकल कोरोना काल में है, तब गवर्नमेंट भी लोन लेती है, जिसे हम पब्लिक डेट या फिर नेशनल डेट कहते हैं। अब इस डेट पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है उसे हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोन गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ले रही है, ना कि इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट किसी कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स बनाने के लिए या किसी पावर प्लांट, डैम्स, हाईवेज इत्यादि बनाने के लिए लोन लेती है, तो उस पे दिए इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। इसी तरह जो लोन सरकारी कंपनीज, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स
यानी कि PSUs कहते हैं, वो जो उन लोन्स पे इंटरेस्ट देती है उन्हें भी हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनीज PSUs भी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन लेती हैं। प्राइवेट कंपनीज की तरह ये PSUs भी प्रॉफिट मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर आप इस सेक्शन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल आपको तभी करना पड़ेगा अगर आपको सेक्शन 4.6 से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इंटरेस्ट का स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर दिया जाता है। हम जब सेक्शन 4.6 को कवर करेंगे तब आपको इंटरेस्ट का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हम अभी अभी समझाए गए पॉइंट्स को इस चार्ट में समराइज कर सकते हैं। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे ध्यान से समझें तो आपको इंटरेस्ट का कंसेप्ट और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां हमने वही सब पॉइंट्स को डाला है जिन्हें हमने अभी समझा था। अब इस डायग्राम में प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा दिया गया इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, पर अगर यह इंटरेस्ट एक फर्म ने दूसरी फर्म को दिया है तब हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। और कंज्यूमर द्वारा दिया गया इंटरेस्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं जब तक यह इंटरेस्ट नए घर की खरीद या कंस्ट्रक्शन पे ना दिया गया हो। तो चलिए दोस्तों, अगले फैक्टर इनकम की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है प्रॉफिट। Profit is the reward to the entrepreneur for his contribution to the production of goods and services. अब एक बिजनेस ओनर, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल का उपयोग करता है। सबसे पहले वो अपने द्वारा बनाए गए आउटपुट की वैल्यू से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करता है, जिससे उसे अपने द्वारा की गई वैल्यू एडिशन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फिगर मिलता है। अब इसमें से जब वो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करता है तो उसे अपने द्वारा की गई नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर मिलता है, जो बेसिकली 4 फैक्टर्स इनकम का सम टोटल होता है। ये वाला पॉइंट जहां पे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम्स हमने वैल्यू एडेड मेथड में डिटेल से समझा था। और जब वो इस नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में से बाकी 3 फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर और इंटरेस्ट को उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम्स यानी कि रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट देता है, तो बचा हुआ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट उसका प्रॉफिट का फिगर होता है। अब जो प्रॉफिट एक कंपनी कमाती है उसे हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। आइए पहले कॉर्पोरेट टैक्स को समझते हैं। अब जो भी प्रॉफिट एक फर्म कमाती है उस पे उसको उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है क्योंकि इसे फर्म को खुद सरकार को देना होता है, वो इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती है। अब कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट फर्म के पास बचता है उसमें से एक हिस्सा फर्म अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटती है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। याद रखिए, अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स कोई दूसरी कंपनी है तो उस कंपनी द्वारा प्राप्त डिविडेंड को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनी ये डिविडेंड दे रही है हम ऑलरेडी उसके प्रॉफिट को नेशनल इनकम में शामिल कर चुके हैं। डिविडेंड देने से उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर जिस कंपनी को ये डिविडेंड मिला है उसका प्रॉफिट उतना ही बढ़ जाएगा। पर इससे ओवरऑल प्रोड्यूसर सेक्टर के प्रॉफिट लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको फर्म अपने पास ही रखती है। इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं। ये प्रॉफिट फर्म अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कोई अप्रत्याशित इमरजेंसी का सामना करने के लिए यूज करती है।
आइए प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी का 1 करोड़ का मुनाफा होता है। अब सबसे पहले वो इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स देगी। लेट्स से कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 25% है, तो वो 1 करोड़ का 25% यानी कि 25 लाख रुपए टैक्स में गवर्नमेंट को देगी। अब कंपनी के पास 75 लाख रुपए बचते हैं। इसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। अब लेट से इन पैसों में से कंपनी ने 50 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो उसने अपने शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से बांट दिया। अब जो 25 लाख रुपए इस कंपनी के पास बचता है, वो इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, जिसे वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन में या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी को फेस करने के काम में उपयोग करेगी। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स ध्यान देने लायक हैं। कभी इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह उसके 3 सब पार्ट्स के फिगर दे दिए जाते हैं, तो आप इन तीनों का टोटल करके प्रॉफिट का फिगर निकाल सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट का फिगर भी दिया गया होता है और उसके 3 सब पार्ट्स में से किन्हीं 2 सब पार्ट्स का फिगर भी साथ में दिया गया होता है। तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के फिगर को ही कंसीडर करेंगे और दिए गए सब पार्ट्स के फिगर्स को इग्नोर करेंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को एक बार फिर से पढ़ें, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। अब अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी। प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। अब हम प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि वो टैक्स जो प्रॉफिट देने के बाद कंपनी के पास बचता है, जो बेसिकली डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स का सम टोटल होता है। अब अगर आपको इनकम मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स का फिगर भी दिया हो और उसके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी फिगर दिया गया हो, तो अब आप जानते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स will be equal to total profit earned by that company। यानी कि यहां हम इन दोनों को जोड़कर प्रॉफिट का फिगर निकाल सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको थोड़ा और क्लियर होंगे जब हम इनकम मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम फैक्टर इनकम के लास्ट कंपोनेंट यानी कि मिक्स्ड इनकम पे भी नजर डालते हैं। It is the income generated by own account workers like farmers, barbers, etc. and unincorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, etc. दोस्तों, अभी तक हमने जो फैक्टर इनकम के 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये बेसिकली हमने प्रोड्यूसर सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जहां कम से कम 10 एम्प्लॉइज होते हैं और जहां पर कंपनी के अकाउंट्स प्रॉपर ऑडिट होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जैसे कि छोटे किसान, छोटे दुकानदार, वो प्रोफेशनल्स जो अपना प्रोफेशन खुद चलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इत्यादि, जो अपने घर से या फिर एक छोटे से ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। ऐसे बिजनेसेस का जो मालिक होता है, वही सारे काम खुद ही करता है, वह कोई और एम्प्लॉय नहीं रखता है, बल्कि उसका काम भी खुद ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो अपने घर से ही क्लिनिक चलाता है, उसने कोई और एम्प्लॉय नहीं रखा होता है, या फिर एक छोटा खेत जहां पे किसान और उसके घर के सदस्य ही काम करते हैं, या फिर कोई छोटी सी दुकान जहां पे दुकान का मालिक और उसका बेटा ही उसको संभालते हैं। अब ऐसे बिजनेस की जो इनकम होगी, उसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट सब मिक्स होंगे, जिसको हम आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे इनकम को हम मिक्स्ड इनकम या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं।
अब एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉर्मली मिक्स्ड इनकम का डायरेक्ट फिगर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां हमने डोमेस्टिक इनकम के सभी पांचों कंपोनेंट्स को समझ लिया है। अब जब हम ये सारे कंपोनेंट्स का सम टोटल करते हैं तो हमें एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर मिलता है। इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस का कंसेप्ट को भी समझेंगे। अब अगर हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें तो उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। इसमें रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट के सम टोटल को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि ये तीन फैक्टर इनकम्स हमें किसी एसेट के मालिक होने के एवज में मिलती है। जबकि प्रॉफिट को हम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, क्योंकि ये इनकम हमें किसी बिजनेस को चलाने में होने वाले रिस्क को लेने के बदले मिलती है। अब अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूला को यूज करें तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस सिर्फ प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ही कमाया जा सकता है। ये कंपनीज प्रॉफिट मोटिव से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है, क्योंकि यहां सरकार प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार ऑपरेटिंग सरप्लस के फिगर के साथ उसके 4 पार्ट्स में से किन्हीं 2 या 3 का फिगर भी दिया गया होता है। इस सिचुएशन में आप सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस के फिगर को ही कंसिडर करेंगे और उसके दिए गए सब पार्ट्स के फिगर्स को इग्नोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने फैक्टर इनकम के सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझ लिया है। आइए अब हम इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के स्टेप्स को समझते हैं। अब वैल्यू एडेड मेथड की तरह पहला स्टेप सेम रहता है, यानी कि एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन्हें उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब पहली कैटेगरी है प्राइमरी सेक्टर। इसमें हम उन प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, जंगल, सबसॉइल एसेट्स को यूज करके नेचर से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम खेती, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री इत्यादि ट्रेड्स को शामिल करते हैं। दूसरी कैटेगरी उन प्रोडक्शन यूनिट्स की है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। इस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर निर्भर होते हैं रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। और तीसरा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। यहां वो सब प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। ये सेक्टर अपनी ग्रोथ के लिए पहले 2 सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। अब इनकम मेथड के दूसरे स्टेप में हम इन तीनों सेक्टर्स में जो 5 किस्म की फैक्टर इनकम्स होती हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करते हैं। अब इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें इस इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर मिलेगा। अब यहां पे सवाल यह बनता है कि फैक्टर इनकम के सम टोटल को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही क्यों कहा जाता है? उसे और कोई डोमेस्टिक एग्रीगेट जैसे कि जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी
या GDPFC या फिर कोई नेशनल एग्रीगेट जैसे कि GNPFC या NNPMP क्यों नहीं कहा जाता? अब इसके दो रीजंस हैं। अब क्योंकि हम इनकम मेथड में एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की फैक्टर इनकम्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका सम टोटल कोई डोमेस्टिक एग्रीगेट हो सकता है, ना कि कोई नेशनल एग्रीगेट। अब अगर आपने मेरा वैल्यू एडेड मेथड का वीडियो देखा है तो वहां मैंने वीडियो के एंड में आपको ये वाला कंसेप्ट समझाया था कि कैसे एक फर्म की वैल्यू एडेड उसके द्वारा दी गई फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होती है, यानी कि NVAFC इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब जिस तरह जब हम एक इकोनॉमी की सभी फर्म्स द्वारा की गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी कि GVA का सम टोटल करते हैं तो हमें उस इकोनॉमी की GDPMP का फिगर मिलता है। इसी तरह जब हम एक इकोनॉमी के सभी फर्म्स का नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NVAFC का सम टोटल करते हैं तो हमें NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम का सम टोटल मिलता है, जो कि एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई सभी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि NDPFC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्यों एक इकोनॉमी के अंदर सारी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल NDPFC होता है। इनकम मेथड के फाइनल स्टेप में हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। अब डोमेस्टिक इनकम में हम नॉन रेजिडेंट्स द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई फैक्टर इनकम्स को भी इंक्लूड करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को ही शामिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें जब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम में से वो फैक्टर इनकम्स को माइनस करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई है, और फिर हम इसके अंदर वो फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करेंगे जो रेजिडेंट्स ने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई है। यानी कि हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, नेशनल इनकम विच इज NNPFC इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हम जानते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि फाइनली हम कुछ इस तरह लिखेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस स्टेप की कंक्लूजन के साथ हमने इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम से एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम कुछ सावधानियों पर नजर डालते हैं जो हमें इनकम मेथड की कैलकुलेशन के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। इनमें से कुछ सावधानियां तीनों मेथड्स में कॉमन है और कुछ सावधानियां हर एक मेथड की एक्सक्लूसिव हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी इनकम जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल से होती है उसे हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब यह गुड पहली बारी मार्केट में बिका था तो ये उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। इसको दोबारा इंक्लूड करने से नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर एक नई कार 2010 में खरीदता है तो इस कार के सेलर की इनकम 2010 की नेशनल इनकम में रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब अगर ये कंज्यूमर इस कार को 2015 में बेचता है तो हम इसकी एंट्री वापस 2015 की नेशनल इनकम में नहीं करेंगे, क्योंकि इस कार की सेल परचेज की एंट्री ऑलरेडी साल 2010 की नेशनल इनकम में हो चुकी है। हाँ, सेकेंड हैंड सेल परचेज में जो ब्रोकर कमीशन कमाता है वो नेशनल इनकम का हिस्सा होती है, क्योंकि ये एक नई कमाई है और इसे ब्रोकर ने अपनी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में कमाया है। हमने ये पॉइंट डिटेल में वैल्यू एडेड मेथड में भी कवर किया था। अब इनकम मेथड की दूसरी सावधानी है
कि किसी भी किस्म की ट्रांसफर इनकम जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, डोनेशन, रेमिटेंसेस इत्यादि नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि इन इनकम के बदले इनके रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार के टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो जैसे कि जीएसटी, इन सभी को भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। ये भी एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट होती हैं, जिसके बदले सरकार जो इन्हें रिसीव करती है कोई काम करने का डायरेक्ट अश्योरेंस नहीं देती है। पॉइंट नंबर 3 है, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड as such transactions do not contribute to current flow of goods and services। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ फिक्स एसेट्स की सेल परचेज को ही इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं और नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, करेंसी इत्यादि की सेल और परचेज को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी सेल परचेज से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन फाइनेंशियल एसेट्स की सेल से कमाई गई इनकम को हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। इस तरह की कमाई गई इनकम को हम फैक्टर इनकम नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। इन फाइनेंशियल एसेट्स की सेल परचेज से सिर्फ इनके ओनर्स यानी कि मालिक ही बदलते हैं। अब यहां पे 2 बातें ध्यान देने की है। इन फाइनेंशियल एसेट्स की सेल परचेज पे जो ब्रोकर कमीशन या ब्रोकरेज कमाता है उसे हम नेशनल इनकम का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि ये उस ब्रोकर की प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में उसे मिलती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन शेयर्स पे कमाया गया डिविडेंड या फिर डिबेंचर्स पे कमाए गए इंटरेस्ट को भी हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर इनकम्स का हिस्सा होते हैं। इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह समराइज कर सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इत्यादि की सेल परचेज नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है, पर इन पे कमाया गया प्रॉफिट या इंटरेस्ट नेशनल इनकम में शामिल होता है। पॉइंट नंबर 4 है, विंडफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम। यानी कि लॉटरी में जीती गई रकम या फिर हॉर्स रेस से जीता हुआ पैसा भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है, क्योंकि इनके बदले इनका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करता है। ऐसे कमाई गई इनकम को हम विंडफॉल गेन्स कहते हैं, क्योंकि ये इनकम किसी को भी उसकी अच्छी किस्मत के बदले मिलती है। इसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। यहां हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं जैसे स्मगलिंग, ब्लैक मनी, गैम्बलिंग इत्यादि भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि इनका एक्यूरेट एस्टिमेट लगाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because they are paid out of wealth or past savings and do not add to current flow of goods and services। अब वो पेमेंट्स जो एक व्यक्ति अपनी वेल्थ या पिछली सेविंग्स यानी कि पिछली कमाई गई इनकम से करता है, जैसे कि डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स इत्यादि, ये सब भी करंट ईयर की नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि ये उसकी करंट इनकम में से नहीं दी गई होती हैं, और हम नेशनल इनकम में सिर्फ करंट ईयर में कमाई गई इनकम को ही शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। अब तक हमने ये समझा है कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स जैसे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को ही शामिल करते हैं। अब ये फैक्टर इनकम्स फर्म्स, हाउसहोल्ड्स को उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले देती है, यानी कि ये फैक्टर इनकम्स एक्चुअल फैक्टर इनकम्स होती हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर होती हैं।
अब एक्चुअल फैक्टर इनकम्स की ट्रांसफर की तरह हम इम्प्यूटेड फैक्टर इनकम्स को भी नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ये इम्प्यूटेड फैक्टर इनकम्स तब जनरेट होती हैं जब इन्हें एक एंटरप्रेन्योर दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बदले खुद को देता है। इस पॉइंट को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जिस तरह रेंट किराए की जमीन या प्रॉपर्टी के बदले दिया जाता है, उसी तरह हम वो सब जमीनें या प्रॉपर्टीज जहां पे उनका मालिक उन्हें खुद यूज करता है, उसका भी रेंट कैलकुलेट करते हैं उस एरिया के मार्केट रेंट के हिसाब से और उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसी तरह अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस में खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस पे उसे इंप्यूटेड इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट मार्केट इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगा और इसे भी हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। अब अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में लेबर सर्विस भी देता है, जैसे कि वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स खुद प्रिपेयर करता है, जिसके लिए उसने किसी दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं किया होता है, तो इस केस में जो इस जॉब की सैलरी होगी उसे हम एस्टिमेट करेंगे और इसकी इंप्यूटेड वैल्यू उस एंटरप्रेन्योर को देंगे और ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि ना सिर्फ एक्चुअल फैक्टर पेमेंट बल्कि इंप्यूटेड फैक्टर पेमेंट्स भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। अब नेशनल इनकम में हम वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम करता है उन्हें भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये पॉइंट हमने वैल्यू एडेड मेथड में समझा था। अब कई किसान खेती करते हैं पर अपना द्वारा प्रोड्यूस किया गया अनाज मार्केट में नहीं बेचते हैं, वो इसे खुद ही कंज्यूम करते हैं। इसको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। हम इस अनाज की इंप्यूटेड वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इसको शामिल करने की वजह होती है कि किसान इस अनाज को पैदा करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सहारा लेता है और उनको उसके बदले फैक्टर पेमेंट करता है और साथ में वो जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो इकोनॉमी की करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हिस्सा होती हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो नेशनल इनकम में शामिल होती हैं, पर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती हैं। ऐसी सर्विसेज जो हम अपने घरों में खुद ही करते हैं नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर की औरतें घर का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, या फिर कोई डॉक्टर अपने खुद के बच्चे का घर में इलाज करता है, या फिर कोई टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ाती है। इन्हें हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं क्योंकि इन्हें हम पैसों में सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ये सर्विसेज पैसे कमाने के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये सर्विसेज आपके घर में कोई नौकर या नौकरानी देता है तो वो नेशनल इनकम में शामिल होगी क्योंकि हम उनकी सेवाओं के बदले उन्हें फैक्टर इनकम देते हैं जो कि उनकी वेजेस और सैलरीज होती हैं। अब अगर आप वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड की प्रिकॉशंस को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि काफी सारी प्रिकॉशंस दोनों मेथड्स में कॉमन होती हैं, सिर्फ इन्हें लिखने की वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा इनकम मेथड भी कंप्लीट होता है। ये रिलेटिवली सिंपल मेथड होता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आसान होते हैं। बस आपको क्वेश्चन में दिए गए डाटा को ध्यान से समझना होगा। अगर आपको इस सेक्शन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनकम मेथड के सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सेक्शन 4.10 में और अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इस चैप्टर के एंड में आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4.4 एक्सपेंडिचर मेथड और सेक्शन 4.5 रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स को कवर करेंगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।